विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। साथियों, हम जानते हैं इस समय प्रदेश में रबी की फसलों की बुआई का कार्य चल रहा है। साथियों, इन फसलों की बुआई करने से पहले कुछ आप विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसे उपयुक्त किस्मों का चुनाव करें, उचित मात्रा में बीज लें और बीजों की बुआई से पहले FIR विधि से उनका बीजोपचार अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में आपको इन फसलों से अच्छा मुनाफा मिल सके। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम आपको महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बढ़ते कदमों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में 27,14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई सरसों की बुआई। सौर ऊर्जा संयंत्र से किसानों को मिलेगी पर्याप्त बिजली। मंडौर में वर्मी खाद और मशरूम उत्पादन यूनिट की हुई शुरुआत। और प्रतिबंधित फोरेट की जगह करें फिप्रोनिल का उपयोग। सरसों के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है। प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश के चलते सरसों की बुआई जल्दी शुरू हुई, जिससे अब तक 27,14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुआई हो चुकी है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मानसून की ऐसी मेहरबानी रही कि खरीफ की फसलें तो बम्पर हुई ही हैं, रबी की बुआई ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार फसल कटाई तक कोई आपदा नहीं आई तो जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2 से 3% तक बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान की जीडीपी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए है। इसमें कृषि और पशुपालन की हिस्सेदारी लगभग 29% के आसपास है, जिसमें भी अकेले कृषि की हिस्सेदारी जीडीपी की लगभग 18% है। अगर सरसों की बात करें तो सरसों के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है। देश का 55% सरसों उत्पादन यहीं होता है। उसके बाद हरियाणा और पंजाब का नंबर आता है। देश में खाद्य तेलों की आपूर्ति के लिए केंद्र आयात पर निर्भर है। करीब 50% तेल आयात किए जाते हैं। इस बार सरसों का बम्पर उत्पादन होने की उम्मीद है, इसलिए खाद्य तेलों के आयात में भी राहत मिल सकती है। इस बार मानसून पश्चिमी राजस्थान में अच्छा रहा, जिससे जीरा और इसबगोल जैसी व्यावसायिक फसलों का उत्पादन भी बढ़ने की उम्मीद है। राज्य में स्थापित होने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित होने वाली बिजली में आसपास के क्षेत्र के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उन्हें दिन के समय कृषि कार्य के लिए बिजली उपलब्ध हो सके। ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने सौर कृषि आजीविका योजना के पोर्टल की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अब तक हुई प्रगति की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा आजीविका योजना को लेकर राज्य के किसानों में अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। योजना के तहत करीब 7,217 किसानों ने अपनी बंजर और अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों यानी सोलर प्लांट की स्थापना के लिए SKAY पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही 753 के करीब सौर ऊर्जा संयंत्रों के विकासकर्ताओं ने भी पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए सभी अभियंता समन्वय से कार्य करते हुए विशेष प्रयास करें, जिससे आसपास के किसानों को दिन के समय कृषि कार्य के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि अलवर और जयपुर जिले के किसानों ने योजना में अधिक उत्साह दिखाया है। इसके लिए डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा भूमि के सत्यापन के बाद जल्द ही टेंडर जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी। पश्चिमी राजस्थान के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर में
वर्मी खाद और मशरूम उत्पादन यूनिट स्थापित की गई। जोधपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर के केंद्र प्रभारी डॉक्टर ML मेहरिया ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट और मशरूम उत्पादन यूनिट की स्थापना होने से अब केंद्र पर आने वाले किसानों को मशरूम की खेती के साथ विपणन और प्रसंस्करण की सैद्धांतिक और प्रायोगिक जानकारी मिल पाएगी। इससे जहां किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं युवाओं को स्वरोजगार भी मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के पास कृषि योग्य जमीन नहीं है, वो लोग अपने घर पर ही मशरूम की खेती कर सकते हैं। मशरूम का अधिक भाव और मांग रहने से किसान कम समय में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। केंद्र पर ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है। विश्वविद्यालय किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए केंद्र पर पर्यावरण अनुकूल वर्मी कंपोस्ट यूनिट के साथ साथ वर्मी वॉश यूनिट भी शुरू की गई है। वर्मी खाद और वॉश से पौधों के साथ साथ फूल और फलों के विकास में भी काफ़ी मदद मिलती है। इससे फसलों का उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही कीट रोगों का खतरा भी दूर होता है। सरकार ने फोरेट की बिक्री और उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया है। किसानों को अब फोरेट के स्थान पर फिप्रोनिल का उपयोग करने की सलाह दी गई है। भरतपुर, धौलपुर, अलवर सहित कोटा संभाग के किसानों ने आलू की बुआई शुरू कर दी है। हालांकि इस साल किसान आलू की समय पर बुआई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अतिवृष्टि के कारण हाड़ौती संभाग में खेतों में नमी ज़्यादा थी। मौसम शुष्क होने के साथ ही किसानों ने खेत तैयार किए और अब बुआई में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि आलू की अगेती किस्मों की बुआई सितंबर में शुरू हो जाती है। वहीं पछेती किस्मों की बुआई अक्टूबर से नवंबर प्रथम सप्ताह के आसपास किसान करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय कोटा में आलू अनुसंधान परियोजना से जुड़े कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DL यादव ने बताया कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला ने आलू उत्पादक किसानों के लिए नई तकनीकी सिफारिशें जारी की हैं। इन सिफारिशों में फोरेट की जगह नया रसायन फिप्रोनिल के उपयोग करने की सलाह किसानों को दी गई है, जिससे आलू में कीट रोग नियंत्रण में रहें। गौरतलब है कि सरकार ने फोरेट की बिक्री और उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको समय समय पर ख्यातनाम कृषि वैज्ञानिकों से मिलवाते हैं और हम आपको रूबरू करवाते हैं नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी से। आज भी हमारे साथ कृषि के महानायक के रूप में एक ऐसे ही विद्वान हमारे साथ हैं। आप और हम मिलकर आपका स्वागत करते हैं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के नए कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक जी का। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान का ही नहीं देश का बहुत ही अग्रणी कृषि विश्वविद्यालय है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। हर मानकों पे, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो अनुसंधान की बात हो या वो बात हो प्रसार की, हर मानक पर कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर गतिमान हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में एक पहचान बना रहा है। सबसे पहले हम कुलपति महोदय से जानना चाहते हैं कि आपके क्या लक्ष्य रहेंगे, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और आप किस प्रकार से विश्वविद्यालय को आगे ले जाने का भागीरथी काम करेंगे। पहले तो दूरदर्शन जयपुर का बहुत बहुत धन्यवाद और सारे जो हमारे राजस्थान के किसान भाई हैं उन सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैंने 15 अक्टूबर की अवराह में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 1999 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी,
और तब से लगातार ये किसानों की सेवा और विभिन्न किसानों को प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने में, नई नई तकनीक देने में, बीज देने में अपना प्रमुख योगदान दे रहा है। ये विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कृषि के क्षेत्र में पूरा देश है, उसमें बहुत कम विश्वविद्यालय हैं कृषि के क्षेत्र में, और 74 जो कृषि के विश्वविद्यालय हैं उनमें आपको जानकर खुशी होगी कि इस विश्वविद्यालय का जो स्थान है वो 15वां था पिछले वर्ष। और राजस्थान में सारे विश्वविद्यालयों में, न सिर्फ कृषि बल्कि सारे विश्वविद्यालयों में इस विश्वविद्यालय का प्रथम स्थान था। ये बात बहुत गर्व की है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं देकर। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध 7 महाविद्यालय हैं और इसमें 8 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए, नई नवीनतम कृषि तकनीकों को पहुंचाने के लिए, बीज पहुंचाने के लिए, खाद के बारे में पहुंचाने के लिए और आपकी मृदा का परीक्षण करने के लिए, आपके फसलों में कीट और रोग का निदान करने के लिए ये कृषि जो विज्ञान केंद्र हैं ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने भी सारे देश के जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं सब का एक जो है बैठक ली थी और उनका भी ये उद्देश्य था कि किसानों की आय को जल्दी से जल्दी दुगना किया जाए। अब इस संबंध में मैं विश्वविद्यालय की 2-3 उपलब्धियों का जिक्र पहले करना चाहता हूँ। इस विश्वविद्यालय ने 45 फसलों की उन्नत किस्मों को अभी तक किसानों के बीच में दिया है और जिससे कि किसान बहुत लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 150 के करीब कृषि तकनीक इस विश्वविद्यालय द्वारा डेवलप की गई हैं और जिनको कि किसानों तक पहुंचाया गया है, जिनसे किसान बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अभी जो हमारा कुछ ही दिन पूर्व जो हमारा राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल है, उसके द्वारा हमारे जो 3 यहाँ की जो बकरी की प्रजातियाँ थी, जो कि सोजत है, गुजरी है और करौली है, उनको नोटिफाई किया गया है। इसके नोटिफाई करने के बाद अब देश की किसी भी संस्था से हमको इसमें शोध करने के लिए व्यय मिल सकता है और विदेश की भी किसी भी संस्था से शोध करने के लिए व्यय मिल सकता है। और ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं, ये इनकी मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और ये तीनों बकरियाँ जो हैं ये हमारे किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने में बहुत योगदान देंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो विश्वविद्यालय है, ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में आई थी, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति, जो कि जिसको कि हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल जी से ने सारे हमारे विश्वविद्यालयों को दिया था। और मैं उस कमेटी में जिस ने ये शिक्षा नीति का निर्धारण किया था और बनाया था, उसमें मेरा भी एक छोटा सा योगदान क्या बात है, रहा था। बहुत खूब सर। और उसमें ये बात उठाई थी कि सभी विश्वविद्यालयों में ज़्यादातर विषय होने चाहिए और कई आपको कृषि विश्वविद्यालय मिलेंगे जहाँ की या तो कृषि है या औद्यानिकी है या बहुत वानिकी है। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर होम साइंस है, यहाँ पर इंजीनियरिंग भी है और विशेष रूप से जो यहाँ का कृषि अभियंत्रण है वो बहुत पुराना है और बहुत नामचीन है सर, बहुत नामचीन। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सभी विधाओं से जुड़े हुए वैज्ञानिक मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो कैंपस के अलावा 7 जो हमारे महाविद्यालय हैं, इसके अलावा 2 महाविद्यालय हमारे बाहर के कैंपस में भी है जो कृषि महाविद्यालय हैं। छोटी सी 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो शिक्षा के बारे में मैं क्या करना चाहूँगा जी। एक तो मैं सारे जितने हमारे शिक्षण के कक्ष हैं सबको स्मार्ट क्लासरूम बनाना चाहता हूँ जी, और बच्चों को सुविधा मिले, ऐसी मेरी भावना है। दूसरा, पुस्तकालय को मैं मजबूत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे पुस्तक पढ़ें, ई बुक्स पढ़ें और अन्य जो हमारे ग्रंथालय हैं उनसे मैं इसको ऑनलाइन जोड़ना चाहता हूँ, जो देश के बड़े बड़े ग्रंथालय बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इंटरनेशनल जर्नल्स जो हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स हैं, उनको मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ। और विद्यार्थियों में जो सबसे बड़ी बात है वो किताब पढ़ने की अभिरुचि बढ़ाना, ये मेरा मुख्य ध्येय बहुत होगा। ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल
थोड़ा सा ये हो गया कि किताब पढ़ने में अभिरुचि मौलिक पुस्तकों से बच्चों दूरी की हो रही है। नहीं है। इसके अलावा मैं जो बाहर की विदेश की जो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो यूके में हो चाहे यूएसए में हो, और उन सभी के साथ मुख्य रूप से जो जिनको हम कहते हैं ये दुनिया की जो प्रथम 8 विश्वविद्यालय हैं, उनसे जो लीग यूनिवर्सिटीज़ हम कहते हैं, उनसे मैं MOU करना चाहता हूं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ने जाएं, वहाँ हमारे वैज्ञानिक वहाँ जाएं, वहाँ के वैज्ञानिक यहाँ आएँ, वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ आएँ, और हम लोगों में एक एक्सचेंज प्रोग्राम चलता रहे। अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमारे बच्चों का और शिक्षकों का बने। जैसा कि माननीय कुलपति महोदय बता रहे हैं कि किस तरह से आपकी दृष्टि रहेगी, किस तरह से आपका विज़न रहेगा, और विश्वविद्यालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए आपका प्रयास रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके विश्वविद्यालय के छात्र जुड़ें और मौलिक पुस्तकों से अपना एक गहरा आत्मीयता के साथ अपना रिश्ता बनाएं। अब आइए जानते हैं कुलपति महोदय से कि बात अनुसंधान की और प्रसार के बिना कोई भी विश्वविद्यालय अपने आप में आगे नहीं बढ़ सकता। तो माननीय कुलपति महोदय, किस तरह से अनुसंधान और प्रसार जो लैब टू लैंड का जो कंसेप्ट है देश में, वो ज़रूरी है, इस दिशा में आप क्या सोच रहे हैं और आपका क्या विज़न है? बिना शोध के आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। नई नई विधाएं आपको लानी होंगी, नई नई तकनीक लानी होंगी, क्योंकि पूरा जो विश्व है अगर आप देखें तो पूरे विश्व में और विशेष रूप से भारत में 1.89% के हिसाब से जो खेती की भूमि है वो घट रही है जी, और साथ में 1.9% के हिसाब से जो हमारी जनसंख्या है, जिसको भोजन हमें कराना है, वो बढ़ रही है। तो एक समय ऐसा भी आने वाला है जब खेती के लिए हमें नई नई तकनीक लानी पड़ेंगी, हाइड्रोपोनिक्स करना पड़ेगा, खेती के लिए ज़मीन की कमी पड़ने लगेगी। बिल्कुल। तो ये भी समय आने वाला है। तो रिसर्च के बारे में जो मेरा जो बात है वो ये थी, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर विश्वविद्यालय को मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल बना करके प्रोजेक्ट सबमिट कराने की कोशिश करूंगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के पास, और मैं इस सारे विश्वविद्यालय को प्रोजेक्ट मोड में डालना चाहता हूं, ताकि हमारी जो आश्रित हैं जो हम राज्य सरकार पर कि धन के लिए, वो हमारा जो है वो आश्रय न रहे और राज्य सरकार से सिर्फ हम निर्देश लें, बाकी धन जो है हम खुद उत्पन्न स्वयं का जनरेट करें, स्वयं जनरेट करें। इसके अलावा मैं नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करवाना चाहता हूं बच्चों से और टीचरों से, और इस संबंध में भी हम लोग जो देश विदेश की जो विश्वविद्यालय हैं उनके साथ एक MOU करने, रिसर्च के फील्ड में भी हम लोग MOU करेंगे। इसके अलावा रिसर्च मेरी प्रायोरिटी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और रिसर्च के लिए देखिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो स्टेट ऑफ आर्ट लैब जिसे कहते हैं, जो दुनिया की बेहतरीन लैब जहाँ की सारी सुविधाएं होती हैं, आधुनिक सुविधाएं सारी हो, ये एक रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक मजबूत दृढ़ स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी, आपका जो ग्रंथालय है जहाँ ई-बुक्स भी आएँ, ई-जर्नल्स आएँ, दुनिया भर के जर्नल्स आपके पास आएँ और जो मौलिक पुस्तकें हैं वो वहाँ मौजूद हों, ताकि आपको जो सपोर्ट है रिसर्च पे वो प्राप्त हो सके। तो ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और प्रसार के बारे में जो आपने कहा जी, एक्सटेंशन, और जब तक सबसे मजबूत टूल है अपने आप में, जब तक हम जो भी शोध कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, अगर वो किसानों तक नहीं पहुंच रहा है तो वो बेकार है। और मेरा एक और भी बात मानना है कि आज आपने अगर कोई शोध किया, अगर आपने 1 साल 2 साल के अंदर उसको किसान तक नहीं पहुंचाया तो वो फिर बेकार हो जाता है, क्योंकि नई चीज़ें आ जाती हैं मार्केट में। तो इसलिए शोध को तुरंत ही वैलिडेट करके, उसको देख के परख के, किसानों के फील्ड में, खेत में भी परख सकते हैं आप उसको, उसका तुरंत किसानों को वो हस्तांतरित करने की टेक्नोलॉजी की और अधिक विकसित किया जरूरत है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि एक्सटेंशन फार्मर लेड होना चाहिए, मतलब किसान क्या चाहता है इस पे आधारित होना चाहिए हमारा एक्सटेंशन। हम क्या चाहते हैं, बीच हो, हाँ, हम क्या चाहते हैं इस पे हमारा प्रसार नहीं आधारित होना चाहिए। किसान क्या चाहता है, किसान की क्या समस्या है, इस पे हमारा जो पूरा एक्सटेंशन है वो आधारित हो, फोकस और इसी पे हमारा शोध भी पूरा का पूरा आधारित होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी टेक्निक्स को पहुंचाने के लिए एक तो हमारे KVKs काम करेंगे, दूसरा हमारे किसान मेला इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और तो जितने भी हमारे KVKs 8 KVK, हर एक में हर वर्ष 2 बार
किसान मेला लगाने की आवश्यकता है, एक खरीफ और एक रबी। जी, तो इस प्रकार से आपका विज़न रहेगा। और अब हम माननीय कुलपति महोदय से कार्यक्रम के अंत में ये जानना चाहते हैं कि कुलपति महोदय, हर तरफ बातें आमदनी दुगुनी की हो रही है और बहुत गंभीर मसला है कि किसान कुछ तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी आमदनी को दुगुना तिगुना कर रहे हैं, ऐसा राजस्थान में भी बहुत कुछ हो रहा है। आपकी नज़र में, क्योंकि आपका इतना लंबा 40 सालों का अनुभव है, किसान क्या करे, किस तरह से IFS मॉडल के साथ आगे बढ़े, क्या क्या नवीन तकनीकियाँ करें ताकि वो अपनी आमदनी को आगे बढ़ाते हुए लाभकारी खेती की दिशा में आगे बढ़े। आज जैसा कि कुलपति महोदय ने कहा कि आधुनिक खेती का ज़माना है, नवीनतम तकनीकी के साथ कदम से कदम बढ़ाने का ज़माना है। तो कुलपति महोदय से जानते हैं कि आय कैसे बढ़े और किसान खुशहाल कैसे हो। ये हमारे देश के सामने एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। देखिए, यदि आप उसी खेती को करेंगे जो आप करते आ रहे हैं, तो आपकी आय दुगनी भी नहीं हो पाएगी, चाहे 2022 हो चाहे 2024 बिल्कुल, हो। उसी डरे पे नहीं आपको चलना है। थोड़ा सा हटना पड़ेगा, आपको भीड़ से हटना पड़ेगा, तभी आपकी पहचान बनेगी। और उसके लिए आपको कृषि में विविधीकरण करना पड़ेगा। कृषि के साथ साथ आपको मौन पालन करना पड़ेगा, आपको बकरी पालन करना पड़ेगा, आपको सूकर पालन करना पड़ेगा, आपको खरगोश का पालन करना पड़ेगा, आपको मशरूम उगाना पड़ेगा, आपको सब्जियों की खेती करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको विभिन्न चीज़ों को अपना करके किसानों की आय में आप वृद्धि कर सकते हैं। और जहाँ तक आपका यहाँ राजस्थान का प्रश्न है, तो यहाँ पर किसानों की आय इतनी है कि अगर हम उसे दुगना करें तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। जहाँ मैं अभी कुलपति था तो वहाँ किसानों की आय बहुत कम थी। वहाँ किसानों की आय 30 से 40 हज़ार रुपये थी साल भर की जी, जो कि जिसको कि दुगना करके उनकी जीवन में कोई बहुत महान परिवर्तन नहीं आना था। तो वहाँ पर हमने औद्यानिकी को, जिसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, उसको हमने बेस बनाया। जो किसान फूल गोभी का उत्पादन करता था उसका हमने ब्रोकली का उत्पादन कराया, उसका मार्केटिंग करवाई, उससे 5 स्टार होटल से उसका संपर्क कराया। इसी तरह से जो किसान हरी वाली शिमला मिर्च लगाता था उसे लाल और पीली शिमला मिर्च लगवाई। इसी तरह से हमने कुकुम्बर में जो खीरा है उसकी हमने पार्थिनोकार्पिक वेराइटीज़ लगाई जिसमें कि 15 गुना उपज होती है। इसी तरह से हमने कीवी में जो आपकी जो ग्रीन फ्लैश वाली हरे गूदे वाली जो कीवी है वो बहुत सस्ती में बिकती है और खट्टी भी होती है, टेस्ट में भी, स्वाद में भी अच्छी नहीं होती। उसकी जगह हमने पीले गूदे की और लाल गूदे की कीवी लगवाई। इस तरह से हमने माल्टा में परिवर्तन किया। इसी तरह जो वहाँ पर लोकल हमारी नाशपाती थी उसको हमने बब्बू गोसा से बदला। तो कुलपति महोदय का कहना है कि आधुनिक लाभकारी खेती करनी होगी, आय को बढ़ाने की दृष्टि से समग्र कृषि प्रबंधन का मॉडल अपनाना होगा और साथ ही परंपरागत पद्धति के साथ साथ आधुनिक और नए तौर तरीकों वाली खेती आपको करनी होगी। अब कार्यक्रम के अंत में एक बार कुलपति महोदय का राजस्थान और देश के किसानों के नाम क्या है संदेश, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुलपति महोदय, आप कुछ कह रहे थे, आपके मन की बात राजस्थान में गोपालन को लेकर। जी, देखिए, कृषि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विधा है, लेकिन कृषि बिना गौपालन के मैं उसे पूर्ण नहीं मानता जी। तो मैं चाहता हूं कि हर किसान गौपालन पर भी ध्यान दे, जिससे न सिर्फ दूध, दही, घी और अन्य पौष्टिक पदार्थ किसान की परिवार को खाने को मिलेंगे, उससे उसकी आय बढ़ेगी, साथ में गौमूत्र है और गोबर है, इससे इसका भी बड़ा उपयोग है और इससे हमें जैविक खाद मिलेगी। साथ में हम लोग जो हमारा केंचुए की खाद, इसका भी उत्पादन कर सकते हैं। तो हम रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करें, जैविक खेती को अपनाएं और जैविक खादों का प्रयोग हम करें और धीमे धीमे हम जैविक खेती की ओर जाएं। एकदम जैविक खेती की ओर आप नहीं जा पाएंगे कि उससे नुकसान हो सकता है, तो आप धीमे धीमे जैविक खेती की ओर जाएं। लेकिन रासायनिक जो हमारे चाहे वो कीटनाशी हों, चाहे वो कवकनाशी हों, उनका प्रयोग कम से कम आवश्यकता अनुसार, जिससे हम कहते हैं जुडिशियस यूज़, विवेकपूर्ण तरीके से। और गाय अवश्य पालें। गौवंश एक किसान की एक पूंजी है, उसका हमेशा रक्षण करें और गाय हमारी माँ है और माँ की तरह उसकी पूजा करें। यही मेरा संदेश है। क्या बात है। तो
तो कुलपति महोदय का कहना है कि गौ आधारित खेती, पूरी खेती गाय के इर्द गिर्द घूमती है, इस बात को समझना होगा और गाय आधारित खेती के लाभ के महत्व को समझना होगा। कुलपति महोदय इस प्रकार से बहुत कीमती बात आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। अब कुलपति महोदय का आभार। राजस्थान के किसानों से रूबरू हुए और विश्वविद्यालय आपके साथ खड़ा है। 2 कदम आपको चलना होगा तो 4 कदम विश्वविद्यालय स्वयं चल के आपके खेत तक आएगा, ऐसा हमारा मानना है। कुलपति महोदय, हमारा विश्वविद्यालय उदयपुर यूं ही आगे बढ़े, दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे प्रगति करे, ऐसी शुभकामनाएं। आप कार्यक्रम में पधारे, दूरदर्शन पधारे, किसानों से रूबरू हुए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और विश्वविद्यालय के लिए खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों को नमस्कार, मेरा प्रणाम। साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपको खेती एवं खेती से जुड़े विषयों के बारे में जानकारी देते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको खेती से अच्छा मुनाफा मिले। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आपके पास में हो तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन के अंदर, झालाना डोंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो साथियों, आज बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।